हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हरियाणा में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी, इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक साथ कंबाइन सीईटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी और पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा करवाया जाता है। इस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई बच्चे होते हैं उनको जो है कॉलेज की चॉइस फिलिंग के बाद में कॉलेज अलॉट होते हैं। तो राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड, तीन काउंसलिंग होने के बाद स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग हुई। स्ट्रे राउंड फर्स्ट, स्ट्रे राउंड सेकंड, इस तरह से कुल मिला के 5 काउंसलिंग हरियाणा में हो चुकी है। और अब सबसे लास्ट काउंसलिंग, जो छठी काउंसलिंग है, जिसको हम स्टे राउंड 2 के नाम से जानते हैं, सॉरी स्टे राउंड 3 के नाम से जानते हैं। ये है तो बेटा स्टे राउंड 3, लेकिन काउंसलिंग नंबर ये 6th है ना। ये 6 नंबर काउंसलिंग है। कौन से नंबर की काउंसलिंग है? 6 नंबर काउंसलिंग है। इससे पहले 5 काउंसलिंग के राउंड हो चुके हैं, ठीक है ना। और तो और किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है पिछले राउंड में, वो भी अपडेट आ चुका है। और ये एडमिशन का लास्ट चांस है हरियाणा में। और इसका प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का और कॉलेज मिलने का, वो भी मैं बताऊंगा। और ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो ऑफलाइन का क्या मतलब होता है वो भी देखो। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, ये हमारी किस वेबसाइट पे हो रही है भाई? वेबसाइट आप सबको पता ही है, UHSRCET, ये वाली हमारी वेबसाइट है। ये देखिएगा, इस साइट पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ना। और अब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कल ही शुरू हो गया था, है ना। और इसका नोटिफिकेशन विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे हमने पहले एक बार शेयर कर दिया था। आज एक बार फिर मैं वीडियो बना करके भी शेयर कर रहा हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है बेटा, देखो आप, पब्लिक नोटिस फॉर स्टे राउंड 3 ऑफलाइन। ये ऑफलाइन हो रहा है स्टे राउंड बेटा, ठीक है ना। और इसमें डेट आप देखिए, और इतने सारे कोर्सेज के लिए ये काउंसलिंग हो रही है, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल, है ना। और ये इसकी डेट है, आप सब लोग देख सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन की डेट और इसके बाद में ये काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, ठीक है ना बच्चों। ये पूरी इंफॉर्मेशन है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा, ये हमारे स्टे राउंड की इंफॉर्मेशन बेटा। आप देखेंगे तो 27 नवंबर से लेकर आज 28 नवंबर रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। आज रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। आज है 28 नवंबर, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब बड़ी बात यह है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब कि जिन भी बच्चों ने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ना, बिल्कुल। और जो पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बच्चों, ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, ये ऑफलाइन काउंसलिंग है ना। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी यहाँ पे, है ना। चॉइस फिलिंग नहीं होगी, इसमें चॉइस फिलिंग बेटा नहीं होगी। और ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, चॉइस फिलिंग होती है और ऑनलाइन कॉलेज अलॉट होता है। यहाँ कॉलेज ऑनलाइन अलॉट नहीं होगा, कॉलेज आपको ऑफलाइन पीजीआई रोहतक में जो है अलॉट होगा। आपको पीजीआई रोहतक जाना पड़ेगा, कब? 29 नवंबर और 30 नवंबर, ये 2 दिन दिए हैं। 29 और 30 को आपको पीजीआईएमएस रोहतक बुलाया जाएगा। इसका भी कल शेड्यूल आएगा बेटा, इसका भी कल शेड्यूल आएगा कि कौन कौन से बच्चों को कब कब आना है, ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर कोई भी शेड्यूल नहीं आए तो आप सबको 29 को जाना है, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो आप वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहना भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
रजिस्ट्रेशन का लास्ट चांस है आपके पास, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बच्चों, ये जो काउंसलिंग नंबर है 6 और ये स्प्रे राउंड नंबर है 3, है ना, ध्यान से सुन लेना। और आज इसका लास्ट चांस है, आज 28 नवंबर रात 12 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, अभी भी समय है, अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। बट इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चॉइस फिलिंग नहीं होगी, है ना, इसमें क्या नहीं होगी, चॉइस फिलिंग नहीं होगी बेटा, है ना, क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग नहीं होगी। और कॉलेज अलॉटमेंट ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन चलेगा इसमें पूरा प्रोसेस। मतलब आपको कॉलेज ऑफलाइन अलॉट होगा, कहां पर, रोहतक के अंदर पीजीआईएमएस में। ओके, बिल्कुल। और रोहतक आपको जाना कब है, 29 और 30, इन 2 दिनों में जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि कौन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये नियमों पे ध्यान दीजिए, ये रूल है बेटा। पहला, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव बीन नॉट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टे राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट हु हैव बीन allotted seat in राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड बट हैव नॉट ज्वाइन, जिसको बेटा फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो भी आप स्टे राउंड 3 करा सकते हो। कैंडिडेट हु हैव joined the seat allotted during round first round 2 but resign on or before the resignation schedule of first and second round, बेटा फर्स्ट राउंड के बाद और सेकंड राउंड के बाद कॉलेज रिजाइन का शेड्यूल आया था, अगर आपने कॉलेज रिजाइन कर लिया है तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। ओके, ठीक है जी। तो जिसने रिजाइन किया है वो करवा सकता है, जिसको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन नहीं किया, वो काउंसलिंग करा सकता है। और जिसको अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला, वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अब और देखिए क्या लिखा, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड themselves फॉर द राउंड फर्स्ट राउंड 2 राउंड 3 स्टे राउंड फर्स्ट स्टे राउंड 2 and wish to participate in stay round third offline shall not be required to register again। बेटा आप लोगों ने अगर फर्स्ट राउंड से लेकर के स्टे राउंड सेकंड तक अगर किसी भी राउंड की काउंसलिंग करवाई है तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा, the candidate who have been allotted seat to them in round third stay round first and stay round second counseling shall not be eligible in stay round 3। अब स्टे राउंड में कौन भाग नहीं ले सकता, ये अपने आप में बड़ी बात है बेटा, ध्यान से सुनना, कौन स्टे राउंड नहीं करवा सकता, नॉट एलिजिबल इन स्टे राउंड 3, ध्यान से सुनना, नॉट एलिजिबल इन स्टे राउंड 3, स्टे राउंड 3 में कौन भाग नहीं ले सकता, ध्यान से सुनना। नंबर 1, पहला पॉइंट सुनिएगा, जिसको बेटा राउंड 3 में कॉलेज मिला हुआ है या जिसको बेटा स्टे राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला या स्टे राउंड सेकंड में कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉट बट नॉट ज्वाइन, ध्यान से सुन लेना, जिसको बेटा राउंड थर्ड में कॉलेज मिला, स्टे राउंड फर्स्ट या स्टे राउंड 2 में कॉलेज मिला, है ना, कॉलेज क्या हुआ, अलॉट हुआ, बट आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर आप स्टे राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है बेटा, तो आप स्टे राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, और कौन एलिजिबल नहीं है बेटा,
जिन बच्चों को किसी भी राउंड में कॉलेज मिला और आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है ना, तो फिर आप ये राउंड नहीं करा सकते। अरे भाई, आप अगर ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन किए हुए हो, अभी आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, आप आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया, आपकी स्टडी स्टार्ट भी हो गई, तो फिर आप क्यों करवाओगे? ये काउंसलिंग करवाने की जरूरत कहाँ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये दो कैंडिडेट नहीं करा सकते, बाकी सभी करवा सकते हैं। है ना, एलिजिबल कौन है मैंने बता दिया बेटा। है ना, अभी जो दो पॉइंट बताए हैं उसके अलावा सभी, अभी जो दो पॉइंट बताए इसके अलावा सभी। ठीक है ना, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अभी तक वो भी, जिसने रिजाइन किया वो भी, है ना, जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, नॉट अलॉट, जिसको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला, रिजाइन कैंडिडेट जिन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना। और बस यही, वैसे दो तो मेन पॉइंट यही है, जिसको कॉलेज मिला ही नहीं किसी राउंड में, जिसने रिजाइन कर दिया, ठीक है ना, वो बच्चे भाग ले सकते हैं। ठीक है बेटा, या ऐसे बच्चे जिनको राउंड फर्स्ट राउंड टू में अलॉट हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया, नॉट ज्वाइन, तो वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो भाई। अब बच्चों बड़ी बात क्या है जी, प्रोसेस क्या है सर इसका, है ना। अगर कोई सर फ्रेशर कैंडिडेट है जिसने अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं कराई, वो भी इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन का सर चार्ज क्या है ये भी देखिएगा। क्या लिखा, इसने कुछ तो लिखा है, ऑल कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड freshly registered candidate who wish to participate in STRAY round 3 counseling and want to opt for state quota seat in only government nursing college shall be required to deposit online amount 1000 if the candidate wish to also opt state quota management quota seat in private and government college to deposit 5000 fees. This facility shall be available in login ID of candidate on admission web portal. देखो बेटा, जिस बच्चे को ये काउंसलिंग करवानी है ना, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्लियर लिखा है, ऑल कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड फ्रेशली रजिस्टर्ड हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड 3, जिनको स्टे राउंड 3 करवाना है उनको ये फी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। क्लियर कट बोल रखा है इन्होंने बेटा, ठीक है ना, उनको फी जमा। दिस फैसिलिटी अवेलेबल, ये तो हो गया। चलो जी, ये इन्होंने क्लियर बोल रखा है बेटा, ध्यान से सुन लेना। जब आप स्टे राउंड करवाओगे ने, जो बच्चा स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, उसको 1000 रुपए और 5000 रुपए, जिसको केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है उसको 1000 रुपए डिपॉजिट करने हैं, जिसको ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी के लिए काउंसलिंग करवानी है उसे 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये बेटा सिक्योरिटी फी है और ये रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो रिफंड हो जाएगी, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर कॉलेज क्या हो गया बेटा, अलॉट हो गया, तो ये हो जाएगी एडजस्ट, है ना, ये क्या हो जाएगी, एडजस्ट इनटू फी, है ना, ये फीस में क्या हो जाएगी बेटा, एडजस्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके, डन। अब देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी डिपॉजिट किए हुए हैं उनको दोबारा डिपॉजिट नहीं करनी। अगर किसी बच्चे ने बेटा राउंड थर्ड में, स्टे राउंड फर्स्ट में, स्टे राउंड टू में, अगर किसी ने बेटा डिपॉजिट किया हुआ है, ऑलरेडी डिपॉजिट, है ना, ऑलरेडी डिपॉजिट, जिसने ऑलरेडी डिपॉजिट किया है बेटा, बट कॉलेज नॉट अलॉट, कॉलेज नॉट अलॉट, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और जो ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है उसको बेटा दोबारा डिपॉजिट नहीं करनी है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो,
एक तो राउंड थर्ड वाला बच्चा जिसको राउंड थर्ड में कॉलेज नहीं मिला, स्टे राउंड में कॉलेज नहीं मिला, स्टे राउंड टू में नहीं मिला, और जिन्होंने ये पेमेंट डिपॉजिट किया हुआ है ना, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनको दोबारा जमा नहीं करवानी, दोबारा नहीं जमा करवाएं, दोबारा नहीं जमा करवाएं, दोबारा आपको नहीं देनी है। ये केवल उसी बच्चे को देनी है जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवा रहा है बेटा। एक तो ये किसको देनी है, जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवा रहा है, या बेटा ये किसको देनी है, जो राउंड फर्स्ट और राउंड टू वाले बच्चे, राउंड फर्स्ट और राउंड टू वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको राउंड टू और राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, नॉट ज्वाइन, और वो बच्चे अगर पहली बार स्टे राउंड करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर स्टे राउंड करवा रहे हैं, तो उनको ये डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, पहली बार अगर स्टे राउंड करवा रहे हैं तो। या जो रिजाइन कैंडिडेट है, जिन्होंने पहले बेटा रिजाइन किया हुआ है, तो और वो अगर फर्स्ट टाइम स्टे राउंड करवा रहे हैं, पहली बार स्टे राउंड करवा रहे हैं, तो उनको भी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। मतलब बेटा जिसने एक बार भी सिक्योरिटी फी डिपॉजिट ही नहीं करवाई है ना, तो फिर उनको करवानी पड़ेगी। या किसी ने सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करवा दी है ना, लेकिन कॉलेज ही नहीं मिला, तो उसको डिपॉजिट दोबारा नहीं करवानी है। समझ आ गई बात आपके? चलो जी। तो जो बच्चा काउंसलिंग के लिए इलिजिबल है और उसके पहले ये 5,000 डिपॉजिट नहीं है, तो करवाने हैं। और आपको बेटा 5,000 ही डिपॉजिट करवाने हैं, 1,000 डिपॉजिट मत करवाना, 5,000 कराना। क्यों? क्योंकि अभी जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज की खाली है, तो प्राइवेट के लिए 5,000 है। चलो जी, इतनी बात हो गई। अब देखो देखें, अब है वैकेंट सीट। तो गाइडलाइन तो आप सबके समझ में आ ही गई है, ठीक है ना? हाँ जी। अब इसके बाद में और कोई भी ऐसी जानकारी। हाँ, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब चूंकि ये तो ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग है, इसलिए आपको रोहतक में ही कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज ऑनलाइन अलॉट नहीं होगा, रोहतक में अलॉट होगा। तो रोहतक में अलॉट होगा तो फीस लेके जाना पड़ेगा, तो फीस की डीडी बना के ले जानी है आपको। और डीडी किस नाम से बनानी है भाई? डीडी आपको इस नाम से बनाकर ले जानी है, देखो। The candidate shall deposit the provisional tuition fee at the time of physical document verification in shape of demand draft, draw in favor of counseling and admission on account for DMER payable at Sampla, Rohtak, before the admission committee on spot, failing which their candidate will not be considered and the seat will allocated to next candidate in merit. Candidate are advised to prepare multiple demand draft। बेटा आपको डीडी तो जरूर बना करके लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना? ये इन्होंने क्लियर बोल रखा है। डीडी कैसे क्या बनेगी? तो बैंक से बनेगी बेटा, भाई डीडी आपको बना के ले जानी पड़ेगी साथ में, ये ध्यान रखना। लेकिन जिस बच्चे का ऑलरेडी फी डिपॉजिट है उसको क्या करना है सर? देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी फी डिपॉजिट है, जिसका पहले से ही फी क्या है बेटा? डिपॉजिट है, तो क्या सर उसको भी डीडी ले जानी पड़ेगी? अगर किसी का फी डिपॉजिट है तो उसे डीडी नहीं ले जानी है। भाई जिसका फीस डिपॉजिट है उसको क्यों ले जानी है डीडी? जिसने प्राइवेट कॉलेज के लिए 60,000 या गवर्नमेंट के लिए 20,000, है ना, ये जिसने फी पहले डिपॉजिट करवा रखा है, जैसे कुछ राउंड फेस्ट वाले बच्चे होंगे ना, भाई कोई राउंड फेस्ट का बच्चा है, कोई राउंड सेकंड वाला बच्चा है, जिसका फी डिपॉजिट है लेकिन कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ऐसे काफी बच्चे होंगे।
रिजाइन करने वाले भी बच्चे होंगे जिनका फी डिपॉजिट है ना, या काफी ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ऐसे कैंडिडेट जिसने राउंड फर्स्ट सेकंड में फी डिपॉजिट करा दिया और कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उन बच्चों को दोबारा जमा नहीं करवानी। जो जिन बच्चों ने कॉलेज रिजाइन कर रखा है उनको भी दोबारा जमा नहीं करवानी है। ऐसे बच्चों को क्या करना है, फी की रिसिप्ट साथ में लेके जानी पड़ेगी। जो भी फी की रिसिप्ट है ना आपके पास, वो आपको साथ ले जानी होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। इस बात का ध्यान रखना। डीडी सर जो भी बच्चा बनाएगा ना, जिनको अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं, उनको तो बनानी पड़ेगी डीडी। तो किस नाम से बनानी है, तो बेटा आप नजदीकी बैंक में चले जाएं। बैंक में जाने पर डीडी बनेगी। जैसे आप पेमेंट जमा कराते हो ना खाते में, तो एक स्लिप भर के देते हो, वैसे ही डीडी का एक स्लिप होता है। आप बैंक में जाके बैंक कर्मचारी से मिलोगे तो वो बता देंगे आपको, है ना। डीडी इस नाम से बनेगी, काउंसलिंग। स्पेलिंग सही लिखना, गलत मत लिखना। काउंसलिंग एडमिशन ऑन अकाउंट फॉर, किसके लिए बच्चों, डीएमईआर, है ना। और ये जो बैंक है ना, इसका ब्रांच है बच्चों संपला रोहतक। इस बैंक का जो ब्रांच है ना वो रोहतक के अंदर है बेटा। तो कई बार वो बैंक का ब्रांच पूछते हैं कि कौन सी ब्रांच है बैंक की, तो इस नाम से शायद इनका अकाउंट है बेटा। इस नाम से इनका कोई अकाउंट है और उस अकाउंट के नाम से ही डीडी बनेगी पूरी, है ना। हाँ, काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन अकाउंट फॉर डीएमईआर। और जो है बैंक की ब्रांच का नाम है संपला रोहतक। ठीक है ना। वो आप बैंक में जाओगे, बैंक मैनेजर से बात करोगे ना, तो वो चेक करके बता देगा एग्जैक्ट आपको कैसे डीडी बनानी है, ठीक है। लेकिन पेमेंट आप साथ में लेके जाना। और अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट डिपॉजिट है बेटा, आपके खाते में पहले से पेमेंट है, तो उससे डीडी बन जाएगा। आपके फादर के अकाउंट से डीडी बन जाएगा। मदर के अकाउंट में अगर पेमेंट डिपॉजिट है तो डीडी बन जाएगा। आपके खुद के सेल्फ अकाउंट से डीडी बन जाएगा, है ना। किसी के भी अकाउंट से डीडी बन जाएगा, ठीक है ना। उस अकाउंट में पेमेंट अगर डिपॉजिट होगा तो बन जाएगा, आप पेमेंट लेके जाओगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो भाई। डीडी जब आप पेमेंट दोगे ना, तो आपको ऐसे वो एक पेज देगा, कागज देगा। जैसे चेक होता है ना, वैसे चेक के जैसा एक पेज दे देगा। वो जो पेज होगा उसी को डीडी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। वो डिमांड ड्राफ्ट आपको रोहतक ले जाके देना है। तो रोहतक कैश पेमेंट नहीं देना है, वहां डीडी देनी है फीस के तौर पर। और रोहतक कॉलेज नहीं मिला तो ये डीडी वापस अपनी बैंक में लाके दे देना, आपका पेमेंट वापस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलो जी। सर कैश पेमेंट ले जाके देंगे तो भी डीडी बन जाएगा क्या? हाँ, बन जाती है। आज के टाइम में 50-60 हजार से कम होता है ना, तो डीडी कैश से बन जाती है। हाँ, कोई भी बैंक से बन जाएगा, कोई भी बैंक से। चलो जी, कल भी बना सकते हो आप डीडी, तो अभी भी जाके बना सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और कितने का डीडी बनेगा? अब तो प्राइवेट कॉलेजों में ही सीट खाली है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए फिजियोथेरेपी बीएससी नर्सिंग के लिए 60 हजार का डीडी बनाना है आपको, ठीक है। फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज के लिए 60 हजार का डीडी बनाना है। और पैरामेडिकल का प्राइवेट कॉलेज है तो 12 हजार, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो 9 हजार। अब बेटा प्राइवेट कॉलेज में ही सीटें खाली है, गवर्नमेंट में है नहीं खाली, तो बस आप तो एक ही डीडी बनाना। जिनको बीएससी नर्सिंग चाहिए वो 60 हजार, और जिसको पैरामेडिकल चाहिए वो 12 हजार। आप एक साथ दो डीडी भी बना के ले जा सकते हो। दो डीडी क्यों सर? अगर मान लो आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिला, तो आप पैरामेडिकल ले लेना। तो पैरामेडिकल के लिए तो एक 12 हजार की डीडी ले लो, और एक आप बीएससी नर्सिंग के लिए डीडी ले लो। बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी में ये सेम डीडी काम आ जाएगी। ये डीडी ले लो आप 60 हजार की। दो डीडी बना लो बेटा आप। कितनी डीडी बना लो? दो। और अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर एक ही डीडी बना लो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है मल्टीपल डीडी लेके उन्हीं को जाना है
जिनको एक कॉलेज नहीं मिला नर्सिंग वाला, तो कम से कम पैरामेडिकल ले लोगे, है ना। हाँ, अगर मान लो बीएससी नर्सिंग मिल गया तो पैरामेडिकल की डीडी वापस आपके खाते में जमा हो जाएगी, और पैरामेडिकल मिल गया तो बीएससी नर्सिंग वाली डीडी खाते में जमा हो जाएगी। ठीक, चलो जी, इतनी बात हो गई ना। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। आप जब रोहतक जाओगे ना, रोहतक आप जब जाओगे ऑफलाइन, कॉलेज आपको रोहतक अलॉट होने वाला है, और रोहतक में भी मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, है ना। जिनके ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको पहले चांस मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो रोहतक के अंदर बच्चों आपको दो चीजें ले जाना कंपलसरी है। एक तो डीडी, डीडी या फीस की जो भी आपके पास पुरानी रसीद है वो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट। दूसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर वहां कॉलेज कैसे मिलेगा? वहां बेटा बड़ी सी एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे कोर्सेज वाइज कॉलेज के नाम दिखेंगे, और उसमें खाली सीटें दिखेगी आपको, और अलग अलग बच्चों को वो बुलाएंगे। जब आपको बुलाएंगे ना, उस समय आपसे पूछेंगे कौन सा कॉलेज लेना है, सामने खाली सीटें होगी, तो जो भी आपको लेना है आप कह दोगे मुझे ये चाहिए, वो तुरंत अलॉटमेंट लेटर दे देंगे उस कॉलेज के नाम से, और आपसे डीडी ले लेंगे। समझ में आई बात? वहां कॉलेज मिलने के बाद आप मना नहीं कर सकते, फिर अगर मना करोगे तो भी बच्चों पेमेंट वगैरह रिफंड नहीं होगा। तो वहां जो कॉलेज लोगे वो रहेगा, कॉलेज आप मांगोगे वही मिलेगा, जबरदस्ती कोई नहीं देगा वहां कॉलेज। तो पहले से आप तय करके जाओ आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, पहले से 3-4 कॉलेज के नाम फिक्स लिख के चले जाओ पेज पे। समझ में आ गई बात? तो इन चीजों का आप पूरा अच्छी तरह से क्या रखोगे, ध्यान। और रोहतक में सर कहाँ जाना है हमें, रोहतक में हमें कहाँ पर जाना है वो भी बता रहा हूं आपको अभी, है ना। रोहतक में कहाँ जाना है सर हमें अभी, ये देखो एड्रेस दिया हुआ है बच्चों, इन्होंने दे रखा है एड्रेस आपको। रोहतक में एक ऑडिटोरियम है सुश्रुत के नाम से, ये देखो, सुश्रुत ऑडिटोरियम, पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक, है ना। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है रोहतक में, पंडित भगवत दयाल। अगर पूरा नाम याद ना रहे तो पीजीआईएमएस याद रखना, पीजीआईएमएस रोहतक चले जाना, वहां सुश्रुत ऑडिटोरियम में जाना है। कब जाना है? 29 और 30 को सुबह 9 बजे। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। और थोड़ा अपडेट रहना, कल 29 को कोई शेड्यूल भी आ सकता है, हो सकता है वो मेरिट वाइज ही बुला ले, थोड़ा अपडेट रहना, नया अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। अब सर गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीट खाली है क्या? एक सीट खाली है, सीट मैट्रिक्स आया हुआ पड़ा है बेटा, एक सीट तो बीएससी नर्सिंग की खाली है भाई साहब। तो जिसके बढ़िया नंबर होंगे उसको ये एक सीट मिलेगी आराम से, और ये जनरल की सीट है, किसी को भी मिल सकती है ना। और पैरामेडिकल में देखो, प्राइवेट कॉलेजों में सर सीट खाली है कि नहीं है? प्राइवेट में देखो आप, बीडीएम कॉलेज में 5 सीट, 5-6 सीट बीडीएम कॉलेज में खाली पड़ी है, और आपकी 2 सीट इधर खाली पड़ी है फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस फरीदाबाद में 2 सीटें खाली पड़ी है, दो क्या, दो से ज्यादा ही है, 2-3 सीट खाली है। हैप्पी चाइल्ड जो सोनीपत वाला कॉलेज है ना, इसमें 2 सीट खाली है ना। हरियाणा वाला जो कॉलेज है ना बच्चों, इसके बाद 2 कॉलेज आइडियल कॉलेज में, 2 और 3 आइडियल कॉलेज है ना आपका भिवानी, उसमें 3 सीट खाली है बेटा। हरियाणा कॉलेज सिरसा में 1 सीट खाली है। हैप्पी चाइल्ड कॉलेज सोनीपत में 2 सीट खाली है, और बल्लभगढ़ वाला फ्लोरेंस कॉलेज है उसमें 3 सीट खाली है। इसके बाद में एक एक सीट तो लगभग सभी में है, कैलाश कॉलेज में 1, कैलाश पंचकुला में 1, खुशी कॉलेज में 3 सीट खाली है, खुशी हिसार। एवीएम कॉलेज में कोई नहीं, लिंगाया में एक भी सीट नहीं है खाली। एमएएमसी, एमएएमसी में एक भी सीट खाली नहीं है भाई। एमएएमसी जो अग्रवा और एमएएमसी बहादुरगढ़ महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दोनों में एक भी सीट खाली नहीं है। महर्षि दयानंद हिसार में 4 सीट खाली है भाई साहब,
मुखी कॉलेज 3 और 1 4 और 1 5 6 7 7 सीट, सबसे ज्यादा सीट मुखी कॉलेज गोहाना में खाली है बेटा। इसके बाद में इसके बाद में ये आपके प्यारेलाल कॉलेज झज्जर, इसमें 2 सीट खाली है। इसके बाद रचना कॉलेज में 1 है। आरपी इंद्रप्रस्थ करनाल में 2 सीट खाली है। आरआर कॉलेज गुड़गांव, इसमें कोई भी सीट खाली नहीं है। तो इस तरह से किसी में 1, किसी में 2 है। एसवीएम कॉलेज है रोहतक में, इसमें टोटल 5 मैनेजमेंट की सीट खाली है। कितनी बेटा? 5 सीट खाली है एसवीएम के अंदर। फिर 1 सीट आपका यमुना इंस्टीट्यूट में खाली है। फिर आपका, चलो ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग की टोटल 40 या 50 सीट खाली पड़ी है, टोटल मिलाकर टोटल 40 से 50 सीट बीएससी नर्सिंग की खाली पड़ी है बच्चों। और अब है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में सीट खाली है क्या? पीजीआईएमएस के अंदर एक भी सीट खाली नहीं है। साकेत कॉलेज पंचकुला में 3 4 4 सीट साकेत में खाली है। प्रेम फिजियोथेरेपी पानीपत, उसमें 5 और 4 9 सीट खाली पड़ी है भाई, प्रेम कॉलेज पानीपत। इसके बाद ये ठक्कर देवी कॉलेज है ना, इसमें 3 4 और 7 सीट खाली है। फिर डीडीयू करनाल में फिजियोथेरेपी की कोई सीट नहीं है। एमएएमसी अग्रोहा में कोई सीट नहीं है। आरपी इंद्रप्रस्थ फिजियोथेरेपी में आपकी टोटल 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 7 सीट खाली पड़ी है आरपी इंद्रप्रस्थ में फिजियोथेरेपी की बेटा। ठीक है। अब बात आती है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल की देखो कितनी कितनी सीटें खाली है। पीजीआईएमएस में रेडियोथेरेपी की 2 सीट खाली है। पीजीआईएमएस में रेडियोथेरेपी की 2 सीट खाली पड़ी है आपके। और इसके बाद 1 सीट आपकी खाली है बेटा, आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये जो कॉलेज है ना आपका बीपीएस सोनीपत, इसमें खाली है बेटा। और इसके बाद एसएसकेएम मेवात में 1 सीट खाली है। इसके बाद में बस यही है। तो पैरामेडिकल में तो कोई खास सीट खाली नहीं है। पैरामेडिकल में तो ये एक, पैरामेडिकल के अंदर एक 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 एक, पैरामेडिकल में तो कुछ खास सीट ही नहीं है खाली भाई, है ना। पैरामेडिकल में तो 2 3 सीटें ही खाली है पूरी, है ना। बस क्या है, 2 और 2 4 और 1 5। पैरामेडिकल कोर्स में टोटल 5 सीट ही खाली है। कितनी? 5, एक और मिल गई मुझे, 6 6 6 और 1 7। आप ऑन एंड एवरेज 8 मान लो, 8 सीट खाली है पैरामेडिकल में। ओके भाई, चलो ये मैंने खाली सीटों की डिटेल दे दी है। सबसे ज्यादा सीट खाली है फिजियोथेरेपी में, इसके बाद जो है फिजियोथेरेपी में और बीएससी नर्सिंग में, इन 2 कोर्सेज में सबसे ज्यादा है। पैरामेडिकल में सबसे कम सीट खाली है भाई। बीएससी नर्सिंग में लगभग 40 के आसपास टोटल सीट खाली है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट में 1 सीट खाली है। और फिजियोथेरेपी में 3 4 गवर्नमेंट में खाली है, 5 7 प्राइवेट में खाली है। ठीक है ना। तो लगभग 10 से 15 सीट खाली पड़ी है बीपीटी में। ठीक है ना। और पैरामेडिकल में 7 सीट। पैरामेडिकल में कितनी सीट खाली है बेटा? 7। बस भाई बहुत कम सीट खाली है ना। बहुत ही कम सीट खाली है। तो देखो भाई, समझदारी से डीडी घटाना। अगर नंबर बहुत कम है तो डीडी वीडी मत बनाना। आगे की तैयारी में लग जाओ 2025 के लिए। और 2025 की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, शानदार तैयारी करना चाहते हो, और अगर सिलेक्शन लेना है आप लोगों को बेटा, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा बच्चों। आप है ना ऐसी तैयारी करो कि हरियाणा के अंदर 180 नंबर का पेपर होता है भाई। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 120 नंबर, 120 से ऊपर नंबर लाओगे आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। मतलब कि आप अगर 65% से ऊपर स्कोर कर दोगे ने, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है ना। रही बात अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेज की, तो वो 100 प्लस नंबर लाओगे ना, या 90 प्लस नंबर लाओगे ना, तब टॉप प्राइवेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल।
तो तैयारी में आज ही लग जाओ। विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच है। हरियाणा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 990 रुपए, बहुत ही नाम मात्र की फीस है। इतनी कम फीस में विजय परिवार पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ऑनलाइन पढ़ाता है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 8302199394 इस नंबर पे अभी तुरंत कॉल करिएगा, या दोस्तों 9649721229 इस नंबर पे आप कॉल करिए। विजय टीम आप जैसे ही कॉल करोगे बेटा आपको पूरी जानकारी दे देगी। अगर आप ऑनलाइन बैच विजय एजुकेशन ऐप से डायरेक्ट बाय करते हो तो आप सीधा ऑनलाइन ऐप में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके भी अपना कोर्स चालू कर सकते हो। किसी और पर यूपीआई आईडी डाल के लिंक भेज के भी अपना बैच चालू कर सकते हो। और अगर आप किसी और से पेमेंट कराना चाहते हो, फिर बैच चालू कराना चाहते हो, तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन पे, गूगल पे करवा दीजिएगा। फिर विजय टीम को कॉल करके अपने नंबर बता दीजिए, आपके नंबर पे बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बैच में लाइव क्लासेस चल रही है, प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, डीपीपी मिल रही है, डाउट सेशन हो रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं वीकली। ठीक है ना, रिवीजन सेशन चलते हैं। कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग ऐप में आपको सेव मिल जाती है। ठीक है ना बच्चों। और इस बार हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं या प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी इसी विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी किए हैं। और केवल बेटा मैं हरियाणा के गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने इंडिया में आप एम्स कॉलेजों की बात करो, एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इसी विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी करते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज ही विजय एजुकेशन ऐप का हिस्सा बनिए, विजय परिवार से जुड़िए और शानदार तैयारी कीजिए। फिर भी ज्यादा जानकारी चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप विजय परिवार से जरूर बात करिए बेटा। सारी काउंसलिंग पहली से लेकर लास्ट तक सारे अपडेट आपको हमने टाइम पे दिए हैं बेटा। चाहे 10 बच्चे भी काउंसलिंग करवाते थे तो भी हमने जानकारी दी। लोग तो बेटा पहले दूसरे राउंड काउंसलिंग के बाद में वीडियो तक नहीं बनाते। उन्हें पता है कि लास्ट काउंसलिंग में तो कम बच्चे भाग लेते हैं, क्यों बनाएं। लेकिन हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। भले ही लास्ट हो चाहे फर्स्ट हो, हर एक काउंसलिंग पे प्रॉपर जानकारी दी है। कोई 5 मिनट में आए और गए और फॉर्मेलिटी की, ऐसा काम नहीं किया। फुल एकदम अच्छी तरह से समझाया है आपको, चाहे उसमें 1 घंटा लगा हो, 2 घंटे लगे हो। ठीक है ना। तो अब सर हमें ये काउंसलिंग ऑफलाइन करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? देखो बेटा, अगर आप लोगों का स्कोर 80+ स्कोर है ना, 80+ स्कोर है, तब तो आप ये ऑफलाइन काउंसलिंग करवा दो। 80 से नीचे स्कोर है तो मत कराओ, क्योंकि सीटें बहुत ही कम है बेटा। खाली फालतू में डीडी बनाओगे, पैसे लगाओगे, है ना, फिर वापस वही डीडी वापस कराओ, है ना, तो दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। क्या सर हमारा नुकसान हो जाएगा? क्या हमारा पैसा चला जाएगा? बिल्कुल पैसा नहीं जाने वाला। अगर आपने डीडी बना भी दी और कॉलेज नहीं भी मिला ना, तो डीडी आपकी रिफंड हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अगर आपके 60 नंबर भी आए हुए हैं ना, तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। काउंसलिंग तो भले ही 60 नंबर आए हुए हैं ना, तो भी करा सकते हो। ठीक है, चलो जी, धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।